वन स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर का टोटल किया हुआ है एंड माइनस करेक्शन फैक्टर, दैट वैल्यू इज 3694.22। फिर हमने एसओएस बीसी भी कैलकुलेट किया हुआ है और वो वैल्यू हमारी आ गई थी 1987.55। बट यहाँ पे ये स्टेप नंबर 4, ये हमारा न्यू है, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट रो टोटल। तो उसको नया नाम देना पड़ेगा रो को y1, y2, y3, और इन वैल्यूज का टोटल लेना पड़ेगा y1 का टोटल, y2 का टोटल, y3 का टोटल। इट इज 120, 184 एंड 96। इन तीनों का जो टोटल होगा that will be helping us to get the value of SOS BR। और वो कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। m1 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट रो, m2 is number of observations in the second row and m3 is number of observation in the third row। तो जब ये y1 होल स्क्वायर, y2 होल स्क्वायर और y3 होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा SOS BR वो कितना आ जाएगा? 1379.55। 1987 एंड 19379 ये दोनों मिलके आपका क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ड्यू टू मशीन एंड ट्रीटमेंट ड्यू टू वर्कर्स। और रेजिडुअल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल में से एसओएस बीसी और एसओएस बीआर माइनस करना पड़ेगा। और अब आप ये देखो कि वर्कर्स को हमने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा एरर जो है पिछली बार से और कम हो गया। जो हमारा मशीन के केस में एरर था और जो एरर हमारा वर्कर्स को इंट्रोड्यूस करके हुआ, दैट इज लेस। तो इसका मतलब है अब ज्यादा से ज्यादा हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि वर्कर्स और मशीन कितना इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर डाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कहा है कि दो सेट ऑफ हाइपोथेसिस होंगे। उसी तरह से हम एनोवा टेबल प्लॉट करेंगे। सोर्स ऑफ वेरिएशन उसमें बिटवीन कॉलम एक तो मशीन के कारण आ जाएगा और बिटवीन रोज जो है वो वर्कर्स के कारण आ जाएगा। रेजिडुअल गैप बिटवीन टोटल एंड एक्सप्लेन्ड और टोटल की वैल्यू होगी। सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड एफ रेशियोज। दो एफ रेशियोज आएंगी, एक वर्कर के केस में और एक मशीन के केस में, एक कॉलम के रीजन के कारण और एक रो के कारण। तो अब हम एक एक करके ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। SOS BC is 1987.55, SOS BR is 1379.55 और रेजिडुअल हमारा कैलकुलेट करके आया था 327.12 एंड द ग्रैंड टोटल इज 3694.22। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल -1, तो टोटल की n-1 is 8, number of columns -1 is 2, number of rows -1 is 2। तो ये 2 + 2 4, माइनस करेंगे इसको टोटल में से तो बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सो दिस इज इजी कैलकुलेशन। टोटल में से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कॉलम्स का माइनस कर देंगे, रोज का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रेजिडुअल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। और फर्दर हम क्या करेंगे? इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर बीसी और मीन सम ऑफ स्क्वायर बीआर कैलकुलेट करने के लिए। सो 1987.55 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। 1379.55 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। और रेजिडुअल मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर का जो होगा that is 327.12 divided by 4। तो ये जो एरर है वो पहले कॉलम से डिवाइड करेंगे फिर रो के साथ डिवाइड करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग कॉलम एफ वैल्यू एंड रो एफ वैल्यू। सो इट इज 12.15 एंड 8.43। और डिग्री ऑफ फ्रीडम
के बेसिस पे हम V1 V2 डिसाइड करेंगे, तो कॉलम का V1 is 2, V2 is 4 और रो का V1 is 2, V2 is 4 और इन दोनों पे हम टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और वो वैल्यू आती है टेबल से 6.94 और दोनों ही वैल्यूज आप दोनों दो बार कंक्लूजन लिखोगे, F calculated value is greater than F tabulated value, reject the null hypothesis. Reject the null hypothesis means your mean productivity is not same for 3 different machines. और दूसरा conclusion आपका क्या बनेगा? F calculated value from rows is greater than critical value, so we will be rejecting null hypothesis and we are saying that mean productivity is not same due to different workers. तो workers और machine दोनों ही impact डाल रहे हैं आपकी mean productivity पे. So this is what is two-way classification. Anyone having any point, any doubt, you can ask. Sir, if one is accepted, the null hypothesis, then we will accept the whole. What will be the conclusion in that case? If we accept the first one, Yes, sir. This is what you want to ask? Yes, sir. If null hypothesis is accepted in that case. It is accepted. So that means there is no difference in mean productivity due to different machines. So the use of that variable, we got to know the use of that variable, like machinery in this case. In this case, I'm not getting the point what you want to ask. Sir, if this is accepted in the first case, then machinery, there is no difference in productivity due to machines. हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर हमें एज ए प्रोड्यूसर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ए मशीन से प्रोड्यूस करें, बी से करें या सी से करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि मीन प्रोडक्टिविटी उनकी डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट मशीन. यही तो हम देख रहे हैं कि क्या ये मशीन्स जो है मीन प्रोडक्टिविटी पे असर डाल रही हैं. अगर डाल रही हैं तो ऑब्वियसली जहां से हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है हम वैसी ही मशीन्स लगाना चाहेंगे, और अगर नहीं डाल रही तो हम मशीन्स नहीं चेंज करेंगे. ठीक है सर. हाँ जी, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे पहले वाले केस में तो डाल नहीं रही थी, पर जैसे ही हमने वर्कर इंट्रोड्यूस किया तो वी कम टू नो दैट यस मीन प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मशीन्स. यस सर. और इसी तरह से वर्कर्स भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर. यस सर. ठीक है, तो इन चीजों को देखो, पढ़ोगे, इंटरप्रेट करना सीखोगे तो आइडिया लगेगा. बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोई हमने 5 नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है या देयर आर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर. अब हम उनकी परफॉर्मेंस अगर स्टडी करनी है कि उनकी स्पीड क्या है, उनका कनेक्टिविटी क्या है, तो हम इस तरह के मेथड्स लगा के ये जज कर सकते हैं कि क्या उनकी स्पीड, उनकी परफॉर्मेंस सेम है या डिफरेंट है. Yes, sir. Is it fine? Yes, sir. So anyone having any other doubt you can ask. ये बड़ा important concept है, बड़ा important chapter है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि हमने मैनुअली सॉल्व करना है. बट अगर ये सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करते SPSS या मिनी टैब के ऊपर, तो ये डायमेंशंस और ज्यादा आपको इलेबोरेट की जा सकती हैं. उसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि मशीन 1 इज बेटर देन 2, 2 इज बेटर देन 3, 3 इज बेटर देन फर्स्ट. इस तरह के वेरिएबिलिटीज भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने बता दिया ना कि फर्क है, तो फर्क है तो कौन सी बेस्ट है, वो स्टडी करने के लिए हमें और फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे. और अगर हम वो फॉर्मूलाज लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में आपके में नहीं है वो करना. बट कल को अगर आप में से कोई आगे चल के इसको पढ़ता है तो सॉफ्टवेयर में हम उसको
इजीली, बहुत क्विकली उसको कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग सैंपल डाटा पे करते हैं, लाइक नॉट ऑन द कंप्लीट डाटा, तो वो भी वेरिएशन नहीं हम कंसिडर करते एक्चुअल डाटा वही हाँ वही जो सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी को ही नलीफाई करने के लिए हम करेक्शन फैक्टर यूज कर रहे हैं। अच्छा सर, ओके। उन्हीं तरह की किसी भी तरह की जो वेरिएबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने वो करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। अगर ये पॉपुलेशन होता तो शायद हम करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अनोवा है ये मोर और लेस, अब आप मशीन की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि पहले दिन से लेकर अब तक हम सारी मशीन का डेटा लेकर आए। हम तो यही चेक करेंगे कि सुबह कितनी वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, दोपहर में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है और शाम को कितनी प्रोडक्टिविटी है। या हम वर्कर के बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं, या हम क्वार्टरली डेटा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको स्टडी कर सकते हो। और क्योंकि आपने डिसीजन जो है वो करंट परफॉर्मेंस पे लेना है, तो इसलिए हम करंट वैल्यूज का सैंपल सिलेक्शन करते हैं। ओके सर। अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डोमिनोज और पिज्जा हट और कोई तीसरी आप चेन ले लो जो पिज्जा डिलीवर कर रही है, तो हमने उनकी उनकी डिलीवरी टाइम कंपेयर करनी है कि क्या तीनों की सेम है या नहीं है। दैट वी कैन स्टडी, वी कैन यूज। उस केस में हमें सैंपल ही लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आपने जब से ये पिज्जा आउटलेट खोला है वहां से लेके टिल डेट तक का आप डेटा दो, या पूरे वर्ल्ड में से डेटा बताओ कि कितना डेटा आपका है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस यू विल बी सिलेक्टिंग स्मॉल सैंपल, राइट। आप उनकी वर्स्ट सिनेरियो ले सकते हो कि विंटर सीजन में आप कितने टाइम लेते हो, समर सीजन में आप कितना लेते हो, रेनी सीजन में आप कितना टाइम लेते हो। तीन आप अलग अलग टाइम लेके उसको कंपेयर कर सकते हो। हाँ जी सर। तो इस तरह से हम, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने कार्स की परफॉर्मेंस स्टडी करनी है। एक कार कहती है कि जो हमारी एवरेज है वो 18 किलोमीटर पर लीटर है, दूसरी कार कहती है 20 किलोमीटर पर लीटर है, तीसरी कार का ब्रांड कहता है कि इट इज 22 किलोमीटर पर लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो उसके कस्टमर्स होंगे उनसे रैंडम सैंपल ही कलेक्ट करेंगे ना, तो उस बेसिस पे हम इनोवा यूज करेंगे कि क्या तीनों कारों की मीन परफॉर्मेंस पर लीटर पेट्रोल जो परफॉर्मेंस है उनकी, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो ये आपका इनोवा है, वन वे क्लासिफिकेशन और टू वे क्लासिफिकेशन। आप इसको जितने मर्जी आप न्यूमेरिकल्स इसके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपके ये जो स्टेप्स हैं ये सेम ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सर ये पीपीटी सेंड कर देना गूगल क्लासरूम में। ठीक है, मैं कर दूंगा। एनीथिंग एल्स? सर फॉर इंटरप्रिटेशन हम हमेशा एफ टेस्ट ही यूज करते हैं इसमें। इनोवा में दिस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एफ। तो एफ टेस्ट या इनोवा, इसको कई बार इसका टाइटल भी दे देते हैं। कुछ बुक्स लिखती ही ऐसे हैं, एफ टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, राइट। तो क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एफ, तो इसलिए हमें क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ ही यूज करना पड़ेगा। ओके सर। और इस केस में मैंने आपको बताया कि टू टेल ही होगा। सिंगल टेल के लिए आपको इससे आगे जाना पड़ेगा, वो और फॉर्मूलाज यूज होंगे और वो आपके सिलेबस में नहीं है, और मैन्युअली दैट विल बी वेरी लेंथी, टाइम लगता है उनको कैलकुलेट करने में। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए वो डिस्कस हम नहीं कर रहे। बट कल को जाकर तुम्हारे में से अगर कोई एसपीएसएस या मिनी टैब यूज करेगा
तो उसमें से वो रिजल्ट्स बड़े इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं. So this is a part of econometrics.